नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत है। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्र, इस नई कड़ी में हम चल रहे थे विज्ञान, सूचना एवं तकनीक के चैप्टरों को, और देख रहे हैं आप 4th नंबर चैप्टर जो है कार्य कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा का। इसके पहले 3 चैप्टरों को हमने अच्छे से कंप्लीट किया गया था। तो उसमें पहले चैप्टर का नाम था दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान। पहले चैप्टर में हमने कवर किया था दैनिक जीवन में विज्ञान। इसके जो है 77 क्वेश्चन जो सहायक अध्यापक में पूछे गए थे उनको भी कवर किया गया था। इसके बाद दूसरा हमने किया था गति, और तीसरा किया था अभी हाल ही में बल को। और इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर जो है 4th इसको करने जा रहे हैं। गति में हमने जो है कुल क्वेश्चनों की संख्या थी, और कुल क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी मित्र? 20 क्वेश्चन थे, और बल में है 27 क्वेश्चन। ठीक है, तो इनके जो है सहायक अध्यापक में जहाँ से पूछे गए थे इस जितने चैप्टर से उतने क्वेश्चनों को हमने कवर किया था। लास्ट टाइम क्या करेंगे, सभी चैप्टरों को, ये जितना भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी है सारा कुछ पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी 16 से 21 जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, सारे सब्जेक्ट को उनके सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे और बहुत जल्दी अध्ययन कर ले जाएंगे इन सभी का। तो बात करते हैं वर्क की। सबसे पहले थ्योरी क्या है, तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने मित्रों को जरूर मित्रों के पास शेयर करें, बताएं। ठीक है, चैनल का नेम है अपना लक्ष्य। ठीक है, अपना लक्ष्य। हम लोगों का जो लक्ष्य है उसी को कवर करेंगे। कार्य क्या है, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन कर देना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, F/d। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यदि किसी वस्तु पर नियत बल F लगाने से वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन हो तो वह क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। W बराबर F/s। ठीक है, यदि बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में न चल के उससे कोई कोण बनाती है, तब क्या सूत्र हो जाएगा, तब सूत्र हो जाएगा W बराबर F cos थीटा इंटू S। ठीक है, या Fs cos थीटा। इसके बाद है, इस समीकरण की 2 बातें स्पष्ट होती हैं। अगर थीटा 90 अंश है तो cos क्या होगा, 0 होगा, और W भी 0 हो जाएगा। अर्थात यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो तो कार्य नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझ रखकर प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, तब वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका विस्थापन गुरुत्व बल के लंबवत है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो बल की दिशा में सदैव केंद्र की तरफ होगी, अर्थात वस्तु के गति के लंबवत होती है, अतः इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, अर्थात यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो वस्तु पर लगा बल भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल का कार्य का मात्रक की बात करें तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर। यह एक क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि है। ऊर्जा की अवधारणा देख लेते हैं। प्रत्येक वस्तु जो कुछ न कुछ कार्य कर सकती है उसमें ऊर्जा होती है। जैसे फेंका गया पत्थर खिड़की की शीशा तोड़ सकता है। चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग घड़ी की कला को चला सकती है। इसके बाद खींचा हुआ तीर लक्ष्य को भेद सकता है। नेक्स्ट है, जलता हुआ कोयला जल को भाप में बदल सकता है। उपयुक्त उदाहरणों में से हम ये कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और ऊर्जा कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देख लेते हैं 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरी होगी स्थितिज ऊर्जा। पहला कौन सा है, पहला है गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से छूटी हुई गोली लक्ष्य भेदने की क्षमता होती है।
आंधी में टीन को उड़ाने की क्षमता होती है। गतिशील हथौड़े में कील गाड़ने की क्षमता होती है। तो ये क्या है, गति के कारण हो रहा है ना, कि जो चीज़ है गति है, गति के आगे क्या प्रोसेस हो सकता है, उसके बाद ऊर्जा जो है गति में कैसे परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे आंधी आ रही है, एक गति है, लेकिन वो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, अंदर क्या क्षमता आ जाती है कि टीन को उड़ा ली जाती है। और याद रखिएगा गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, K बराबर हाफ mv²। m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वस्तु की चाल है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु जो है, किसी वस्तु को में उसकी स्थिति अथवा विकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। इसमें मुख्यतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा एवं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा मुख्य है। इसके बाद नेक्स्ट है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हम किसी हथौड़े की ऊंचाई से गिराकर किसी वस्तु को तोड़ सकते हैं। हथौड़े को पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर उठाने में जो कार्य किया जाता है वह उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह हथौड़े की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है क्या होता है, mgh। ठीक है, m क्या है, यहाँ द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है, हाइट ऊंचाई है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के भी कुछ प्रकार होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे पहला है यहाँ प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, जब हम घड़ी में चाबी भर देते हैं तो घड़ी के भीतर की स्प्रिंग दब जाती है, अर्थात विकृत हो जाती है और यह दबी हुई स्प्रिंग धीरे धीरे खुलकर घड़ी को चलाने लगती है। अर्थात स्प्रिंग को दबाने से उसकी प्रत्यास्थता के कारण जो कार्य किया जाता है वह स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी गतिमान आवेश अथवा धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद ऊर्जा की कुछ रूपांतरण देख लेते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है। बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाना कौन सा है, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। बिजली के पंखे, मिक्सी आदि को चलाना विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो पहले देख लेते हैं और थोड़े से इसके बाद फिर सहायक अध्यापक भर्ती में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए हो गया, डायनामो से विद्युत उत्पन्न करना। जो डायनामो होता है उसके द्वारा क्या होता है, विद्युत उत्पन्न करना किसका है, तो गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतर हो जाता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक से ऊष्मा का रूपांतरण और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। चलिए इसी बात में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर उसका ऊर्जा का रूपांतर कहाँ किसमें से किसमें हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। और एक बताइएगा दही का जमना। नेक्स्ट है, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ऊर्जा का संरक्षण क्या कहता है, देखो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है। सिर्फ ऊर्जा का एक ही रूप संभव है कि वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सके, और अर्थात विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण क्या होता है, स्थिर होता है, और यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। सामर्थ्य की बात करें, किसी कार्यता के कार्य करने की उसकी दर्द को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहा जाता है। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। सामर्थ्य बराबर क्या होता है, सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। और P बराबर W/T। मेगावाट में भी नापा जा सकता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 10⁻³ वाट। ये जो है यूनिट से याद रख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट की बात करें तो 10�6ः वाट। और मशीनों की सामर्थ्य को अश्व सामर्थ्य या अश्वशक्ति कहा जाता है। एक अश्वशक्ति जो कितने के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है। चलिए इसके बाद हम अब क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सहायक अध्यापक एवं अन्य राज्यों की अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न।
उनको डिस्कस कर लेते हैं। सहायक अध्यापक में पूछे गए अन्य प्रश्नों में या सहायक अध्यापक एवं अन्य राज्यों की अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, न्यूनतम संभव ताप है, क्या है न्यूनतम संभव ताप? तो न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, इसका एक हमने वो भी बताया था, C/5 बराबर के -273/5 बराबर R/4। ठीक है, ये रिलेशन है। अगर हमसे पूछा जा रहा है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, 5 से 5 कट जाएगा और C ये माइनस है यहाँ पे, तो C बराबर कितना हो जाएगा, 273 इधर का भेज दिएगा, तो K बराबर कितना हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो याद रखिए 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन को ऊष्मीय मान सबसे अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका उपयोग घरेलू या औद्योगिक ईंधन के रूप में समानांतर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका सुरक्षित भंडारण कठिन होता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है किसमें? प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है किसमें? प्रकाशिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है जो 490 जूल गतिज ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह ऊंचाई जहां पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की आधी हो जाएगी, तो क्या होगा? 12.5 मीटर। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का मान क्या रहता है? सदैव नियत रहता है। K1 बराबर, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह पूरा ये सोल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है। यह हीटर दिन में 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा? तो देखिए 30 दिनों में अगर व्यय ऊर्जा की बात करें तो देखिए 30 दिन में व्यय ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट। ठीक है, गुणे 1.5 घंटा प्लस 30 दिन। 1000 वाट क्या होता है? 1 किलोवाट होता है, तो 1 किलोवाट हो गया कि एक दिन में कितना? 1.5 घंटे। 90 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 प्लस 30 1.5 घंटा हो गया। तो 1.5 घंटा और प्लस कितने दिन तक? 30 दिन तक। तो टोटल इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 4500 अर्थात 45 किलोवाट घंटा। तो कितना यूनिट बना जाके? 45 यूनिट बना जाके। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो विद्युत सेल में कैसा परिवर्तन होता है? विद्युत सेल में जो कैसा परिवर्तन होता है, पहला है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, और तीसरा है विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रहते हुए उसका द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आधी रह जाती है। नेक्स्ट है, उसमें ऊर्जा का चालन होता है। उसमें ऊर्जा का चालन क्या होता है? उपयोग सभी में के उसमें ऊर्जा ठोसों में चलती है, द्रव्यों में और केवल गैसों में भी। ठीक है, उसमें ऊर्जा का चालन जो होता है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में होता है। उसमें पदार्थ का एक अणु गर्म होता है, वह अपनी ऊष्मा बगल के अणु को स्थानांतरित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उस पदार्थ के सारे अणु समान रूप से गर्म नहीं हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10।
एक AMU के तुल्य होता है। एक AMU किसके तुल्य होता है? तो 931 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट के। ठीक है, नेक्स्ट है अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है? तो किस पदार्थ के संचय के, तो देखिए लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण क्या होती है? थकान होती है। अत्यधिक व्यायाम के पश्चात पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन ही थकान का प्रमुख कारण है। शरीर में शीघ्र ऊर्जा प्रदान के लिए यह परिवर्तन होता है, जिससे 2AP ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर सबको पता है, शक्ति कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। और शक्ति एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वोल्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसमें टोटल 28 क्वेश्चन है, सभी को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पहला ऑप्शन पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है, किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने में समान होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना अर्थात ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य को इसको उठाने की अपेक्षा कम होता है। पास्कल की इकाई क्या होती है? तो पास्कल किसकी इकाई होती है? तो दाब की इकाई होती है। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। ब्लेज पास्कल ने दाब का पास्कल नियम दिया। इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक क्या रखा? पास्कल रखा। इसके बाद नेक्स्ट है किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कमज़ोर बैटरी को। ठीक है, जब बस की बैटरी कमज़ोर होती है तो लाइट को जलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाती, इसलिए जब बस की चाल बढ़ती है तो डायनामो से उसे अधिक करंट मिलता है और रोशनी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायनामो का प्रयोग किया जाता है। डायनामो या AC जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और यहीं पे सबसे जल का अधिकतम घनत्व भी कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, डायनामो की खोज किसने की थी? तो डायनामो की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने क्या किया था? डायनामो की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनामो के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामो को क्या कहा जाता है? डायनामो एक विद्युत जनित की खोज माइकल फैराडे ने की थी। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो जूल किसका है? यांत्रिक जूल तो लिखा हुआ है। कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं? कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का भी जूल होता है, सामर्थ्य शक्ति का क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, तो इसका नहीं हो जाएगा। ठीक है, और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा कार्य टी समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति क्या होगी? W/T। ठीक है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और टी का मतलब क्या होता है? समय, तो जूल बटे समय अर्थात जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। डायनामो किसमें से किसमें परिवर्तित करता है? तो डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, डायनामो एक वैज्ञानिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने पर कार्य विद्युत मोटर द्वारा किया जाता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? बर्फ की
गुप्त ऊष्मा जो होती है एज 80 कैल्शियम प्रति ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां नंबर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संचायक सेल द्वारा। देखो सेलों के प्रकार भी होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी सेल को क्या नाम दिया गया? संचायक सेल। संचायक सेल सेकेंडरी एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सामान्य उपयोग में आने वाली बैटरियां जो हैं सेल की दो प्रकार के होते हैं, लेड अम्ल संचारक और क्षारीय संचायक सेल। संचायक सेल को विद्युत सेल के रूप में भी जाना जाता है। देखो मित्रों, हम थोड़ा सा स्पीड में, आपको लग रहा होगा अगर हम स्पीड में चल रहे हैं तो आप जो है वीडियो को 0.75 पर भी कर लीजिएगा। मेन जो हमारा अपना लक्ष्य चैनल में ये लक्ष्य है कि किसी का भी समय व्यतीत ना हो, किसी का समय वेस्ट ना हो जो व्यर्थ के समय पे जाए। ठीक है, इस वजह से हम क्वेश्चनों को आपके सामने लिखा भी हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 100% सिलेक्शन होगा, ये हमारा आपसे वादा है। और इस चैनल पे आप जुड़े हैं तो आप एक हमारा परिवार हैं और परिवार को आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आपके साथ कभी छल और कपट उस तरह की जो अन्य चैनल करते हैं उस तरह कोई भी नहीं होगा कि पहले फ्री क्लासेस देते हैं बाद में पिट कर देते हैं, ऐसा कहीं भी होने वाला कुछ नहीं है। तो ठीक है, समय को हम कम यहाँ पे व्यतीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो कार्य, गतिज ऊर्जा, बल और स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए इसमें से क्या है, कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है? अदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि है। जबकि हमने आपको सूत्र ट्रिक से भी बताया था, बल क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि। तीनों एक राशि है, बल इससे भिन्न है, तो बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार से ऊर्जा संवहन करता है? तो वह गतिज ऊर्जा के माध्यम से संवहन करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन कर रहा है? ताप विद्युत। विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का सर्वाधिक हिस्सा है। जल विद्युत उत्पादन का दूसरा स्थान, परमाणु ऊर्जा तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे अगर हम बात करें तो ताप है, दूसरे स्थान पर ये है और जल विद्युत है और तीसरे स्थान पे परमाणु ऊर्जा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा को ना तो ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यही ऊर्जा का सिद्धांत है। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जितना हो सके मित्र आप लोग अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने के साथ साथ ही हम आपके परिवार के सदस्य हैं और उम्मीद करते हैं, आपसे आशा करते हैं कि हमारे चैनल को ग्रोथ आपके माध्यम से ही मिलेगी। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।